हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स एकेडमी पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स। इट इज़ वन ऑफ द चैप्टर ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3 पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम सिस्टम, सराउंडिंग, टाइप्स ऑफ वॉल्स, types of process, reversible, irreversible, isothermal, isobaric and other processes, work, heat को डिस्कस कर चुके हैं। So in this lecture we are going to discuss some of the important topics which is internal energy, Zeroth law, first law of thermodynamics and heat capacities and its type। इन सभी टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं विच इज़ vschoolersacademy.in। वहाँ पे जाके आप ई लाइब्रेरी सेक्शन में जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप विच इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर वी स्कूलर्स अकेडमी। हमारे ऐप पे जाके आप ई लाइब्रेरी सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंटरनल एनर्जी। तो चलिए समझते हैं इंटरनल एनर्जी होती क्या है। इट इज़ द सम ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन आवर बॉडी, या फिर इट इज़ द सम ऑफ all the types of energy associated with atoms or molecules present in the system। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी कि सारी की सारी एनर्जीज का सम जो एटम और मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड होगी उसको मैं नाम दूंगा इंटरनल एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं यू से या फिर ई से। और इसकी अगर यूनिट की बात करूँ तो इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी आपकी जे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। द टोटल ऑफ ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन द सिंबल यू एंड इट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। बेसिकली सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करूंगा जी? यू से डिनोट करूंगा। अब क्या है, ये सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी है, तो हमारे जो एटम और मॉलिक्यूल से जो एनर्जीज एसोसिएटेड होती है वो होती है हमारी ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ये ट्रांसलेशनल आ गई, रोटेशनल आ गई, वाइब्रेशनल आ गई। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अदर देन दिस हमारे उससे जो रिलेटेड होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इंटरमोलिकुलर एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इवन मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं तो उनके साथ एसोसिएटेड होती है काइनेटिक एनर्जी और उनके साथ होती है एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो यू काइनेटिक एनर्जी प्लस यू पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऑल्सो फॉर आइडियल गैस यू इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अभी थोड़े टाइम बाद हम बात करेंगे आइडियल गैस की। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस के लिए वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होती है टेम्परेचर का। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले बात की थी इंटरनल एनर्जी की। वो इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। तो कौन कौन सी एनर्जी आती है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका एटम या मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, आपकी वाइब्रेशन आ जाएगी, राइट। दे कैन मूव फ्रॉम दिस टू दिस साइड, दिस टू दिस साइड एंड दिस टू दिस साइड। तीनों एक्सेस पे मूव कर सकते हैं, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी आ जाएगी। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो रोटेट लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो रोटेशनल एनर्जी आ जाएगी। अदर देन दिस देयर आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी, अगर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होती है वो वाली एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो कि केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड होती है वो वाली एनर्जी। एंड एक्साइटेशन एनर्जी जिसको मैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी कह रहा हूँ। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। दीज ऑल आर एनर्जी। देयर आर सर्टेन अदर एनर्जीज ऑल्सो। सो दीज ऑल आर एनर्जी विच आर यूज टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? It says that the first law of thermodynamics is based on experience that energy can neither be created nor be destroyed if both the system and surrounding are taken into account. For example, फिर से स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। एक और स्टेटमेंट है इसकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, विच इज एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमारा यूनिवर्स होता है वो, उसमें दोनों पार्ट आ जाएंगे आपके, सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग। तो एनर्जी अगर सिस्टम से निकलेगी तो सराउंडिंग में रह जाएगी, सराउंडिंग से निकलेगी तो सिस्टम में रह जाएगी। तो और सारी की सारी एनर्जी किस में रहेगी? हमेशा ही आपके यूनिवर्स में रहेगी। यूनिवर्स इज नथिंग बट सराउंडिंग प्लस सिस्टम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि बाहर से कोई एनर्जी नहीं आ रही। और यूनिवर्स जो होता है वो कैसा सिस्टम होता है आपका? आइसोलेटेड, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर यूनिवर्स से बाहर नहीं होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसी चीज़ को समझते हैं, क्योंकि एनर्जी हमेशा क्या रही यूनिवर्स की? कांस्टेंट। तो एनर्जी ना तो ख़त्म हो रही है ना, ना ही क्रिएट हो रही है। तो एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सिर्फ ट्रांसफ़र हो रही है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बट हाँ, हम एनर्जी से अगर कोई वर्क करवाते हैं तो एनर्जी से वर्क बन रहा है, यानी कि एनर्जी वर्क में अब कन्वर्ट हो रही है। तो इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो अगर एक सिस्टम है आपके पास, उसकी इंटरनल एनर्जी U है, राइट, या फिर इनिशियल एनर्जी को मैं क्या मान लेता हूँ? U1, और इस पर मैं कोई इसको हीट दे देता हूँ एंड इस पर मैं कुछ वर्क कर देता हूँ, तो वो क्या करेगी? इस इंटरनल एनर्जी को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। यानी कि इनिशियली जो आपकी इंटरनल एनर्जी थी U1, उसमें आपने कुछ हीट दे दी और उस पर कुछ वर्क कर दिया, तो उसकी इंटरनल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो गई? U2 में। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो U2 माइनस U1 क्या हो जाएगा आपका? Q प्लस W, और U2 माइनस U1 क्या होता है आपका? नथिंग बट डेल U। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ऑल्सो आपने जब स्टेट फंक्शन की बात की थी, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है? स्टेट फंक्शन, यानी कि ये हमेशा किस पर डिपेंड करेगी? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में। जबकि Q एंड W जो होता है वो आपका क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। तो मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम बताएं तो वो क्या होती है? डेल U इज नथिंग बट Q प्लस W। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और W क्या होता है? माइनस P एक्सटर्नल dV। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगर आपकी प्रोसेस आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल V क्या होता है आपका? 0 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं dV 0 रखूँगा तो आपका डेल्टा U किसके बराबर आ जाएगा? Q के। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? Q V के। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हमें पता है U क्या है आपका? स्टेट फंक्शन, और Q क्या था हमारा? पाथ फंक्शन। बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे Q किसके बराबर आ गया? डेल U के, और डेल U क्या है? स्टेट फंक्शन। तो आपका जो हीट है वो भी क्या हो गया आपका? यहाँ पे स्टेट फंक्शन हो गया है। Q भी क्या है आपका? स्टेट फंक्शन। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट समझते हैं एक और चीज़, कि अगर आपकी प्रोसेस कैसी है? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q क्या होता है आपका? 0। तो अगर इस इक्वेशन में रखूँ मैं तो डेल U किसके बराबर आ जाएगा आपका? W के। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो W भी अगेन आपका पाथ फंक्शन था, बट एडियाबेटिक प्रोसेस में W कैसा होगा? फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस आपका W कैसा हो जाएगा? स्टेट फंक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड, देन द टू आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल, इफ A is in equilibrium with B and A is in equilibrium with C, then B and C are in thermal equilibrium। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर A B से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, A C से है, तो B और C भी अपने आप
थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। दिस इज कॉल्ड जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इस जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या मिलता है? कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे मिलता है उसको समझ लेते हैं एक बार। चलिए इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर हमें कैसे मिल रहा है। यहाँ पे हमें यहाँ पता चलता है, सपोज हमने क्या बोला, ए बी से थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी ए और बी की जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो क्या है, यानी हीट कंटेंट है वो क्या है आपका, सेम है। इट मीन्स ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ कोई भी हीट का फ्लो नहीं हो रहा होगा। अगर हो रहा होगा तो वो सेम हो रहा होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, यानी हमें पता नहीं चलेगा। तो ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सपोज बी एंड सी भी क्या है आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, बी और सी में भी कोई हीट का फ्लो नहीं होगा, यानी बी और सी का हीट कंटेंट क्या होगा, बराबर होगा, राइट। तो जेरोथ लॉ क्या कहती है, ए और सी भी क्या होंगे आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना। तो ऐसा जब होगा तो ए से सी की तरफ भी कोई हीट का फ्लो नहीं होगा, कोई भी हीट फ्लो ए और सी के बीच में भी नहीं हो रहा होगा। यहाँ तक अगर चीज़ क्लियर है तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो समझते हैं कैसे टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। हमें पता है जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा किन्हीं दो बॉडी के बीच में, यानी एक ए बॉडी है एक बी बॉडी है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बी से ए की तरफ हीट का मूवमेंट हो रहा होगा। मान लो ए और बी का टेम्परेचर क्या है, इस बार इसका 100 है, इस बार इसका 50 है, तो ए से बी की तरफ होगा। अगर ए और बी दोनों का ही बराबर होगा तब क्या होगा, यानी कि इसका भी 100 डिग्री है, इसका भी 100 डिग्री है, तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट हीट की नहीं हो रही होगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर इसका और इसका क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे टेम्परेचर इसका और इसका क्या होगा, सेम होगा। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, क्योंकि ए बी से इक्विलिब्रियम में, बी सी से है, तो ए और सी भी इक्विलिब्रियम में ही होंगे, तो यानी कि ए और सी का भी क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि अगर हीट मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है, अगर हीट मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर हमें मिलता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है। आपने घर पे कभी भी फर्श पे सोए होंगे, फर्श अगर आप सोएंगे तो फर्श जो होता है वो जनरली ठंडा होता है ना, और आप जनरली आपकी बॉडी जो होती है उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर फर्श के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो आप देखेंगे कि आपको ठंड लगेगी, यानी कि आपकी बॉडी की हीट जो है वो फर्श की तरफ मूव करने लगेगी। ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ जेरोथ लॉ लग रहा है यहाँ पे। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। वी नो measure of temperature help us to determine whether heat will flow from one object to another. Using this law we can determine and compare the temperature of different object. I hope आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक सवाल कर लेते हैं इसी पे, जेरोथ लॉ पे। एन एप्लीकेशन ऑफ जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बैरोमीटर, मैनोमीटर, नन ऑफ दिस और थर्मोमीटर। तो हमें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है, यानी कि हमें बताएगा कि थर्मोमीटर की एप्लीकेशन कैसे आ रही है, यानी थर्मोमीटर कैसे वर्क करता है। आई होप आप, क्योंकि थर्मोमीटर ही है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी क्या होती है बेसिकली, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री। यानी कि कोई भी अगर आपके पास सिस्टम है उसमें आप कितनी भी हीट दो, जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने से, यानी कि T1 इसका टेम्परेचर था इनिशियली, इसमें आप 1 डिग्री बढ़ा दोगे तो उतनी हीट जो रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, आपकी हीट कैपेसिटी, राइट। यानी कि अगर सपोज आपने DQ अमाउंट ऑफ हीट दी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी आपकी हीट कैपेसिटी। सपोज आपने क्या करा, टेम्परेचर इसका T1 था, आपने हीट दी, इसका टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया, तो आपका हीट कैपेसिटी यहाँ पे क्या होगा, DQ बाई T2 माइनस T1 विच इज़ DQ बाई DT। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं इसको कि DT तो कितना भी हो सकता है। सपोज आपने 100 किलो जूल हीट दी और किसी का टेम्परेचर 50 से 100 हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 50, और हीट कितनी थी, 100 किलो जूल, तो 100 बाय 50 आपका क्या हो जाएगा, 2 किलो जूल पर केल्विन आपकी क्या हो जाएगी, हीट कैपेसिटी। ये पर आ गया ना, पर केल्विन, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट कैपेसिटी, यानी कितनी हीट चाहिए, 2 किलो जूल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो क्या होगी, आपकी हीट कैपेसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, C इज इक्वल टू DQ बाई DT। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ गैसेस वी हैव 2 टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। गैसेस के केसेस में 2 टाइप की हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। समझते हैं
हीट कैपेसिटी जो है अब वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिपेंड की बात करूँ तो अगर मैं, तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। एक मास, अगर किसी का मास ही ज़्यादा है, अमाउंट ही ज़्यादा है, तो उसकी हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि 100 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा कंपेयर टू 10 ग्राम। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। 10 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी या कम हीट की जरूरत पड़ेगी कंपेयर टू 100 ग्राम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यानी हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी, मास पे। दूसरा हीट कैपेसिटी और किस पे डिपेंड कर सकती है, हीट कैपेसिटी जो है वो पाथ फंक्शन है, राइट। तो अलग अलग पाथ के लिए हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी। सपोज मैं ए से बी पे जा रहा हूँ तो इसके नंबर ऑफ पाथ हैं, तो हर पाथ के लिए हीट कैपेसिटी अलग होगी। तो अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूँ तो हीट कैपेसिटी अलग आएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूँ तो हीट कैपेसिटी अलग आएगी। यानी कि पाथ डिपेंडेंट भी हो जाएगा। तो मैं दो चीज़ों पे बात करूँगा, एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर पे इसको बोलूँगा CP और कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको बोलूँगा CB। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और पहले बात करते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्या होती है, बेसिकली द अमाउंट ऑफ, ये एक सिस्टम है आपके पास, इस सिस्टम को आप जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट दोगे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या होगी आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको किससे डिनोट करूंगा जी, CV से। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो जो हमारा C था वो क्या था, dQ/dt। तो CV क्या हो जाएगा, बस एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, dQ/dt एट कांस्टेंट V। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट थिंग इज, जो आपका dt है वो क्या है, स्टेट फंक्शन। यानी A और B में अगर इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, आप किसी भी पाथ से जाओगे तो इसका डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, विच इज T2 माइनस T1, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, स्टेट फंक्शन। बट अगर जो हीट की बात करूं तो अलग अलग पाथ के लिए हीट की वैल्यू अलग अलग आएगी। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग आएगी, प्रेशर पे अलग आएगी, किसी और पे अलग आएगी, किसी और पे अलग आएगी। तो ये जो कांस्टेंट वाली चीज़ है ये DQ को तो अफेक्ट करेगी, DT को अफेक्ट नहीं करेगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dQB/dt। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द फॉर्मूला फॉर CB इज dQB/dt। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो आपका फर्स्ट लॉ से हमें पता है, du जो होता है वो क्या होता है, Q प्लस W, और W क्या होता है हमारा, Q माइनस P dV। आई होप आप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट इज फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में बात की थी। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी dV क्या है आपका 0, राइट। और dV 0 है तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे पुट करूँ तो du किसके बराबर आ जाएगा, Q के, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो Q भी किसके बराबर आ जाएगा आपका, du के। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे पुट करूँ तो आपका CV किसके बराबर आ जाएगा, du/dt के, राइट। तो CV इज नथिंग बट du/dt। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि अगर मैं U वर्सेस T का स्लोप देखूँ तो स्लोप किसके बराबर आ जाएगा मेरा, CV के, क्योंकि dy/dx क्या होता है मेरा स्लोप। तो ऐसे du/dt क्या हो जाएगा मेरा स्लोप। नेक्स्ट इज, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता हूँ। अगर मैं CV को लिखूँ वो du/dt है तो यहाँ से आ जाएगा कि du क्या आ जाएगा मेरा, CV/dt, राइट। अगर मैं बात करूँ और du क्या है हमारा, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर मैं ये m मास के लिए बात करूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा du इज इक्वल टू mCV/dt। और अगर n मोल के लिए बात करूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा du इज इक्वल टू nCV/dt। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बस यहाँ पे एक ही इशू है कि m जो है वो आपका मास है, CP की जो यूनिट होगी वो क्या होगी आपकी जूल पर केल्विन पर ग्राम, और T की क्या होगी आपकी यूनिट केल्विन। और यहाँ पे क्या होगा, N तो आपका मोल है, CV की यूनिट यहाँ पे क्या होगी जूल पर केल्विन पर मोल, और DT क्या होगा हमारा, DT होगा चेंज इन टेम्परेचर बेसिकली, और इसकी यूनिट क्या होगी केल्विन, राइट। तो DU की यूनिट क्या आ जाएगी, जूल आ जाएगी। बस यही फर्क है। अगर CB की यूनिट ये दे रखी है तो आप ये इक्वेशन यूज़ करिएगा, और CV की यूनिट ये दे रखी है तो आप ये इक्वेशन यूज़ करिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की। तो ये भी सिमिलरली जैसे हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करी थी उसी तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। जो हमारी हीट कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, dQ/dt। तो अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर,
वो क्या होगा हमारा Cp। तो हमें क्या करना है, बस dq/dt को कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cp इज नथिंग बट ये P आ जाएगा जी, dqp/dt। अब हमें ये भी पता है जो हमारा dq है वो पाथ फंक्शन है, तो dq को फर्क पड़ेगा प्रेशर से, ना कि dt को, क्योंकि dt का हमेशा चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज वो क्या है, स्टेट फंक्शन। तो ये हो जाएगा Cp dqp/dt। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो dqp इज इक्वल टू क्या आएगा, Cp/dt। फॉर m मास के लिए क्या आ जाएगा, dqp इज mCp/dt, और ये m मास के लिए है। और अगर n मोल की बात करूं तो dqp क्या आ जाएगा, nCp/dt। ये क्या आ जाएगा, n मोल्स के लिए। तो हीट कैपेसिटी में देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हीट कैपेसिटी जो होता है वो क्या होता है हमारा, डिनोट करते हैं C से। ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of the system by 1 degree, right। अब ये कितने तरीके की बात करी हमने, एक करी C की, एक की Cp, एक की Cv। तो C क्या है हमारा, dq/dt, Cp क्या है, dq/dt एट कांस्टेंट P, और Cv क्या है, dq/dt एट कांस्टेंट V। कुछ और की बात कर लेते हैं हीट कैपेसिटी की, जो मास पे और हमारे मास पे भी डिपेंड करती हैं। तो एक का नाम आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एक का नाम लिख रहा हूँ मोलर हीट कैपेसिटी। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री फॉर 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम का मैं 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो क्या होगी, हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं इसमें हीट कैपेसिटी की यूनिट की बात करूं तो वो आएगा dq/dt C में, और इसमें 1 ग्राम चाहिए तो मास से डिवाइड करूंगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी हमारी, जूल पर केल्विन पर ग्राम। और ही मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा dq/dt/n। तो ये हो जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ पे क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब है एक मोल सब्सटेंस की का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ 1 डिग्री से, वो यहाँ पे 1 ग्राम से बढ़ा रहा हूँ, 1 ग्राम के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो 5 तरह की बात करी, एक तो सिंपल हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक बात करी हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक मोलर हीट कैपेसिटी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं एंथैल्पी की। एंथैल्पी बेसिकली क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। हमने थोड़ी देर पहले ही एक इक्वेशन पढ़ी थी, डी या डेल यू इज इक्वल टू क्यू वी। ये कैसे आया था, डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिया था। W जो होता है वो माइनस पी डी वी होता है, और फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डी यू किसके लिए आ जाएगा, क्यू वी के बराबर आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो नथिंग बट हीट के बराबर है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, राइट। अब मैंने कोई सिस्टम लिया, तो अगर मैं इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दूंगा तो वो प्लस लोगी, तो वो कैसी होगी भाई, पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव होगी तो वो क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी बढ़ाएगा तो वो इंटरनल एनर्जी को ही बढ़ाएगी, डी यू यानी बढ़ाएगी। आई होप आप सभी को। अगर यहाँ से मैं हीट निकालूंगा तो वो इंटरनल एनर्जी को घटाएगी, क्योंकि डी यू किसके बराबर है, क्यू वी के बराबर है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यानी कि हीट दे रहा हूँ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा अगर सिस्टम को दे रहा हूँ तो, अगर सिस्टम से निकाल रहा हूँ तो वो इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा। पर यहाँ पे एक फ्लॉ क्या है, यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यूज़ किया है। मुझे एक ऐसी एनर्जी की ज़रूरत थी जो जिसपे जो कांस्टेंट वाली चीज़ हो वो मेरे कंट्रोल में हो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मैंने क्या लिया, प्रेशर को कंट्रोल कर सकता, तो इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने एनर्जी को देना और निकालना चालू किया। तो मेरे को एक अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ी जिसको मैंने क्या नाम दिया, एंथैल्पी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो एंथैल्पी जो होता है वो बराबर होता है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी के। H क्या है यहाँ पे, एंथैल्पी, U क्या है, इंटरनल एनर्जी, और P क्या है आपका प्रेशर, और V क्या है आपका वॉल्यूम।
तो हमारे पास क्या आ गया, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी पी इंटू वी। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, डी एच इज इक्वल टू डी यू, यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको सेकंड। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा आपका। अब जो डी यू है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से क्या आ जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ये आ जाएगा क्या। और डब्ल्यू मुझे पता है वो क्या होता है, माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो आपकी कट जाएंगी, ये और ये क्या कर गया, कट गया, तो बचा क्या, Q प्लस वी डी पी, क्या डी एच। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर ले लूँ, तो डी पी क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आएगी, डी एच किसके बराबर आ जाएगा, Q पी के। आई होप आप सभी, तो हीट गिवन और taken from the system at constant pressure is nothing but equal to change in enthalpy, यानी ये भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, पर किस पे बात कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर सिस्टम को हीट दूंगा तो डीएच यानी एंथैल्पी बढ़ेगी, चेंज इन एंथैल्पी बढ़ेगी, और अगर इस सिस्टम से हीट निकालूंगा तो चेंज इन एंथैल्पी क्या करेगी, घट जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये जो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, जो सीपी होता है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, डी क्यू पी बाय डी टी के। राइट, तो यहाँ से अभी हमने क्या देखा, डी एच इज इक्वल टू किसके बराबर है, क्यू पी के बराबर, तो इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू सी पी। अगर एम मास के लिए निकालूँ तो ये आ जाएगा हमारा डी एच इज इक्वल टू एम सी पी डी टी, और एन मोल्स के लिए निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा, डी एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। राइट, यहाँ से एक और चीज़ आती है, डी एच बाई डी टी क्या है, बेसिकली स्लोप है, तो एच वर्सेस टी ग्राफ का जो भी स्लोप आएगा वो मुझे क्या देगा, सी पी देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स भी क्या होता है, स्लोप होता है, तो डी एच बाई डी टी भी क्या होगा, स्लोप होगा। हमने अभी तक 4 फॉर्मूले देखे, डी यू के और डी एच के 2। डी यू के 2 क्या देखे, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी या फिर एम सी वी डी टी, और डी एच के क्या देखे, एन सी पी डी टी और एम सी पी डी टी। ये हमें सभी ही हीट कैपेसिटी से निकले हैं, हीट कैपेसिटी से निकालते हुए आए हैं। राइट, ये जितने भी फॉर्मूले हैं, दीज आर ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। इसके बारे में हम थोड़ी टाइम बाद बात करेंगे। राइट, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड हैं, रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे कमेंट पूछ सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रेड पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे। आप अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, VSchoolersAcademy.in। राइट, और इसके अलावा आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि दोनों जगह मिल जाएगी आपको, प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे, और वहाँ पे आप ई लाइब्रेरी में जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच। सायोनारा।